नमस्कार, मैं स्मरणभूमि सरोज शर्मा। सीपीआई माओवादी के इतिहास में जो घटनाएं घटी है, यह बहुत ही शिक्षाप्रद घटनाएं हैं। और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने कि अपने आप को उस गर्त में जाने से बचा लिया, उस इतिहास को दोहराने से बचा लिया जो कभी तेलंगाना आंदोलन के दरमियान हुआ था। 58 साल के लगातार पार्टी के इतिहास में यह दूसरी घटना थी, बल्कि यूं कहें कि मतलब 100 साल के इतिहास में सीपीआई माओवादी के इतिहास में जो 100 साल का लगभग है, उसमें यह दूसरी घटना घटी थी जबकि पूरी पार्टी को ही सरेंडर कराने की कोशिश किया गया था। पहली बार कोशिश तेलंगाना आंदोलन के दरमियान हुआ था 50-51 के आसपास, जिसमें कि कई महीने लगे। और दूसरी घटना वेणुगोपाल के माध्यम से किया गया था। और वेणुगोपाल को बचाने और सफाई देने के लिए जो है रुपेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मतलब यूँ कहें कि एक वीडियो जारी किया आधे घंटे का, जिसमें कि उन्होंने कई चीज़ों की गिनती कराया कि ये मसला था, जो कि फालतू है, झूठ है, गप है, जिसका कोई बुनियादी ज़रूरत नहीं है जिसका। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि दुनिया में किसी को नहीं मालूम है, बस जानकारी सिर्फ उसके पास ही है। और बाहर के लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं, विद्वान, बेचारा, पत्रकार या फिर जो लोग भी समर्थक हैं या फिर जो कोई बुद्धिजीवी है, वो लोग का बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग को इस मामले में जानकारी नहीं है। हाँ, सारी जानकारी रुपेश को ही है और सारी जानकारी वेणुगोपाल को ही है। तो इन चीज़ों को भी चीज़ें लगभग तब साफ हो गई जबकि पहली बार सीपीआई माओवादी के ही जगन और विकल्प और अभय के नाम से जो 2 पत्र जारी हुए थे, उसमें चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया था। इसके बाद स्पष्ट किया गया था चीज़ों को पत्रकार के जगत में, वो थे एन वेणुगोपाल, जो कि बरबर राव के दामाद हैं और एक पत्रिका का संपादन करते हैं जो तेलंगाना से निकलती है। उसमें 2 लेख लगातार पब्लिश हुए, जिसमें कि मैंने आपको बताया भी था किस तरह से चीज़ों को समझाया गया है, बताया गया है। इसके बाद चीज़ें कई तरह से चली और इसमें फिर हिमांशु कुमार जो गांधीवादी है, उन्होंने भी सवाल को उठाया। और सवाल पर भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में। आप चाहें तो मेरी पिछले वीडियो में जाकर के उसको देख सकते हैं। इसके बाद सवाल आगे बढ़ा और अब उसके परिणाम सामने आ गए। मसलन इस सवाल पर सबसे बड़ा जो गैर बुद्धिजीवियों का बयान था, वो था सोनी सोरी का बयान। सोनी सोरी ने जिस तरह से चीज़ों को रखा है, बताया है कि यह लड़ाई आदिवासियों, नक्सलियों और अमित शाह का नहीं है, यह लड़ाई आदिवासियों की है और आदिवासी अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, रुपेश भले ही कहीं जाए। तो इन तमाम चीज़ों को समेटते हुए एक चीज़ है। दूसरी तरफ है सरकार लगातार माओवादियों पर अटैक कर रही है, उसके कई सारे डंप पकड़ा रहे हैं, या फिर कई सारे ऐसे बम आईडी ब्लास्ट जो थे वो रखे गए थे, वो उसको रिकवर किया गया है। तीसरी घटना इसमें है आपको कि सरकार की तरफ से एक मुख्यालय बनाया जा रहा है जमीन पर, छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में, जहां पर कि कई एकड़ जमीन को लेकर के परियोजना लागू किया, जिसमें कि सीआरपीएफ का एक मुख्यालय बनाया जाएगा, जिसके खिलाफ में ग्रामीण एकजुट हो गए हैं और कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ जमीन नहीं देंगे। ये सारी घटनाएं हैं। इन तमाम घटनाओं को किस तरह से देखा जाए, इस पर आज चर्चा करते हैं। चलिए हमारे वीडियो में आगे। तो बात करते हैं वेणुगोपाल से, जिन्होंने बदलती हुई परिस्थिति का हवाला देकर पूरी पार्टी को अमित शाह के चरणों में लील डाउन करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य किया। लेकिन इस बदलती हुई परिस्थिति का जो उन्होंने एक जुमला गढ़ा था, वो जुमला भी उनके काम नहीं आया। जिन्होंने कि रुपेश को आगे करके और प्रेस स्टेटमेंट दिलवाया है कि किस उनको गद्दार ना कहा जाए, उनको सरेंडर ना कहा जाए। सरकार ने मान लिया, माओवादी नहीं मान रही है, मानी नहीं जानते, लेकिन ये जरूर कहा है कि गद्दार माओवादियों ने कहा था, तो गद्दार उन्होंने वो हैं और इस बात को माओवादी वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच में एक खबर आई है कि 2 माओवादी के जो लीडर थे सीसीएम, उन्होंने भी सरेंडर किया है तेलंगाना में कल। तो ये भी सवाल छोड़ जाता है कि आखिर क्या ये जो 2 सरेंडर किए हैं ये वेणुगोपाल की परंपरा के हैं? तो नहीं, ये जो 2 सरेंडर किए हैं सीपीआई माओवादी के सेंट्रल कमेटी लीडर, ये आपको वेणुगोपाल की परंपरा के नहीं है। परंपरा इसलिए नहीं है
क्योंकि इन्होंने बाकायदा जो स्टेटमेंट दिया है सरेंडर करते वक्त वो बहुत ही मार्केबल है और उसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने सरेंडर में कहा था कि हमारे आदर्श पराजित नहीं हुए हैं और इसे किसी भी पीढ़ी पराजित नहीं कर सकती। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा है कि भविष्य में हमारे विचारों से प्रेरित होकर कई और आगे आ सकते हैं। फिलहाल बीमारी के चलते लोगों के बीच काम करने की उनकी इच्छा है। और इन्होंने जो है सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ किया है वो ये किया है कि वो जो है अपने हथियार जो है पार्टी को सुपुर्द करके आए हैं। वेणुगोपाल की तरह रुपेश की तरह हथियार को लेकर के नहीं गए हैं और पार्टी को हथियार सौंप करके वो सरेंडर किए हैं। बीमारी मुख्य वजह बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 2 सरेंडर हुए हैं जिसमें कि एक का नाम चंद्रन्ना है और दूसरे का नाम है बुंडी प्रकाश। ये दोनों जो है जो सरेंडर किए हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये देव जी के समर्थक थे। देव जी वही जो पार्टी के महासचिव हैं अभी मौजूदा स्थिति में। तो ये चीज़ें जाहिर हुई है। तो इस आत्मसमर्पण को वेणुगोपाल के आत्मसमर्पण से साथ नहीं देखा जा सकता है और देखा भी जाना नहीं चाहिए। दोनों में बुनियादी अंतर है। वेणुगोपाल शस्त्र लेकर के आत्मसमर्पण करने वाले लोग थे और ये शस्त्र पार्टी को सौंप करके पुलिस के पास सरेंडर करने वाले आदमी थे जो बीमार थे। इसी बीच जो बड़ी बात है वो ये बात है कि पार्टी पूरी तरीके से नुकसान झेलने के बाद भी खड़ी है और पूरे भारत में जितने भी माओवादी संगठन के लोग हैं या फिर उनके जो कैडर्स हैं अपने जगह काम कर रहे हैं। चाहे झारखंड के हो, बिहार में माओवादी ख़त्म हो गया है, तो झारखंड में हो या फिर छत्तीसगढ़ में हो या फिर तेलंगाना हो या फिर अन्य हिस्सों में भी जहाँ पर माओवादी हैं वो तमाम जगह लोग वेणुगोपाल के साथ कोई नहीं गए हैं, रुपेश के साथ कोई नहीं गए हैं और सारे लोगों ने इनको हिकारत की दृष्टि से ही देखा है। यह एक ऐसी मौत है वेणुगोपाल और रुपेश की जिसको कि कुत्ते की मौत कहा जाता है। अगर उससे तुलना की जाए तो वही है। असल में वो अभी पुलिस की हिरासत में ही माना जाए उनको। ये जो 61 माओवादी को लेकर के वेणुगोपाल सरेंडर किए थे, मैंने 60 और एक को खुद 61 हथियार लेकर के। रुपेश जो कि खुद 260 लोगों को लेकर सरेंडर किए थे और उसके बाद जो है 21 माओवादी और सरेंडर किए थे। तो ये तमाम लोग जो सरेंडर किए थे इन लोगों को अभी तक पुलिस हिरासत में रखा गया है और इसको नाम दिया गया है ऑब्जर्वेशन। नया चूँकि इनको नया शब्द की ज़रूरत है, इसलिए सरकार भी इनको नया शब्द दे रही है। विकलांग को दिव्यांग बता करके दिव्यांग को खुश करने की कवायद है। लेकिन चीज़ें वही है, वो हिरासत है, नज़रबंदी है और उस नज़रबंदी में नाम दिया गया ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर उनके जो भी कुछ उनके साथ हो रहा होगा ये वो खुद आके बताए कि हमको अच्छा से रखा जाता होगा, क्योंकि गद्दारों को तभी तक सुविधा दी जाती है जब तक कि मुख्य किरदार जिंदा है। मुख्य किरदार अगर मर जाता है तो गद्दार की भूमिका समाप्त हो जाती है। इस बीच जो बड़ी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि इन लोगों को सरेंडर किए हुए 10 दिन भी नहीं बीता है और छत्तीसगढ़ में फिर से एक उन क्षेत्रों में जहाँ नस्लवाद ख़त्म हो गया था, मार डिवीज़न, गढ़चिरौली डिवीज़न, इन क्षेत्रों में जहाँ समाप्त हो गया था माओवाद, सरेंडर कर दिए गए थे, वहाँ पर बाकायदा एक पुलिस कैंप नहीं बल्कि मुख्यालय बैठाया जा रहा है जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और संभवतः 21 हेक्टेयर ज़मीन उसमें रिक्वायर की गई है। यानी विस्थापन फिर से शुरू हो गया माओवाद के हटने के 10 दिन के अंदर ही। क्या संदेश जाता है? एक रिपोर्ट है छत्तीसगढ़ खबर से, मैं हूबहू यहाँ पर लगा दे रहा हूँ उसको। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक बार फिर सुरक्षा बलों और स्थानीय अधिकारियों के बीच टकराव जैसी स्थिति बनती दिख रही है। दंतेवाड़ा के रेंगानार गांव में सीआरपीएफ की 111वीं बटालियन का स्थायी मुख्यालय बनाने की प्रशासनिक तैयारी ने गांव वालों के बीच गहरी चिंता और नाराजगी पैदा कर दी है। प्रशासन करीब 29 हेक्टेयर जमीन की तलाश में है जहां इस बटालियन का हेडक्वार्टर स्थापित किया जा सके, लेकिन इस प्रस्ताव के सामने आते ही रेंगानार, मसेनार और गढ़मिरी पंचायतों के ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध जताया है।
खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के कैंपों को लेकर विरोध कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार सीआरपीएफ की 111वीं बटालियन का मुख्यालय गांव की जमीन पर बनाए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। गांव में आयोजित बैठक में सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से फैसला लिया कि वे अपनी जमीन सीआरपीएफ कैंप के लिए नहीं देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि ये जमीन केवल उनकी आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, परंपरा और आस्था से भी गहराई से जुड़ी हुई है। प्रशासन की योजना के अनुसार रेंगानार गांव के पास 6 खसरा नंबर 158 से 163 तक की लगभग 27.76 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित किया गया है। प्रस्ताव है कि सीआरपीएफ की 111वीं बटालियन का हेडक्वार्टर, जो वर्तमान में दंतेवाड़ा के कार्ली क्षेत्र में स्थित है, उसे यहां स्थानांतरित किया जाए। बताया जा रहा है कि इनमें से 3 खसरा नंबर 160, 161 और 163 निजी स्वामित्व वाली जमीनें हैं, जबकि बाकी पर भी ग्रामीण लंबे समय से खेती कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का तर्क है कि ये निर्णय सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थानीय लोगों की सोच अलग है। ग्रामीणों का कहना है कि अब जब नक्सल हिंसा की घटनाओं में पहले की तुलना में काफी कमी आई है, तो गांव के बीच में स्थायी सीआरपीएफ कैंप की कोई जरूरत नहीं रह गई। ग्रामीणों का तर्क है कि अगर हालात पहले जैसे असुरक्षित नहीं रहे, तो फिर हमें क्यों अपनी जमीन छोड़नी पड़े। उसका विरोध इसलिए है सर, क्योंकि यहाँ पे अपन आना जाने के लिए बहुत दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को सुरक्षा के लिए वो बैठा हुआ है। ये अपने लिए काफ़ी है। दोबारा हम कैंप यहाँ हेडक्वार्टर बनाना नहीं चाहेंगे। सुरक्षा तो ऑलरेडी बिठा हुआ है सर, तो हम दोबारा मतलब यहाँ हेडक्वार्टर बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम निरस्त करने की अपील करते हैं। अगर निरस्त नहीं करेगी सरकार तो क्या? निरस्त अगर नहीं करती है तो हम और धरना प्रदर्शन आगे जाने की लड़ाई कोशिश जारी रहेगी हमारी। जिस जमीन की सरकार ने मांग की है उस जमीन में खेती, क्योंकि देव स्थल हमारा पूर्वजों से वहाँ है ही है। लेटर तैयार करके जो उसको बेच के देखते हैं, फिर से कुछ दोबारा मामला अगर फिर से यहाँ बैठाना चाहेंगे तो फिर से हम लोग शायद कलेक्टर के पास भी बैठ सकते हैं सर, जाके घेराव कर सकते हैं। तो कितने दिन अब कब लेटर आप लोग भेजोगे, कब प्रशासन? सर कल छोड़ देंगे सर, आज बनाएंगे तो आप लोग पट्टे की जमीन भी है यहाँ? जी सर, पट्टे की जमीन है सर। 15 एकड़ वो शासकीय है और ये 55 एकड़ पट्टे वाला है सर। मतलब ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है बिल्कुल यहाँ। और हमारा तो एक तो कि सामूहिक पट्टा भी बना है सर, लेकिन हमारा कोई। दंतेवाड़ा के कई गांवों की तरह रेंगानार और आसपास के क्षेत्र में भी जमीन सिर्फ कृषि संपत्ति नहीं मानी जाती, ये लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ी होती है। ग्रामीण बताते हैं कि जिन जमीनों पर अब प्रशासन की नजर है, वहीं पर उनके पारंपरिक देवस्थल हैं, जहां साल भर पूजा पाठ और ग्राम देवता की आराधना होती है। स्थानीय परंपरा के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल या देव भूमि को सरकार या निजी संस्था को देना अपशकुन माना जाता है। ये मामला उस पुराने सवाल को फिर से सामने लाता है कि सुरक्षा और विकास के नाम पर स्थानीय लोगों के अधिकारों और भावनाओं को किस हद तक दरकिनार किया जा सकता है। दंतेवाड़ा, बस्तर और आसपास के क्षेत्रों में इससे पहले भी कई बार कैंप स्थापित करने को लेकर विवाद उठे हैं। कई जगहों पर तो लोगों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध किया, कुछ जगहों पर समझौते भी हुए। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि प्रशासन वास्तव में क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर है, तो पहले ग्रामीणों की आवश्यकताओं और चिंताओं को सुना जाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं का तर्क है कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन लोगों की सहमति भी उतनी ही जरूरी है। जब लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो कोई भी सुरक्षा ढांचा टिकाऊ नहीं हो सकता। जी, मुझे रेंगानार के ग्रामीणों द्वारा ये बताया गया है कि हम जिस जगह वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, और हमारा आस्था का देवगुड़ी भी यहाँ पूजा स्थल है, उस जगह में यहाँ से एक नोटिस मिला है कि उस जगह सीआरपीएफ का मुख्यालय बनना है। तो उस संबंध में यहाँ बैठक रखा गया है। रेंगानार, गंजेनार और मसेनार 3 गांव के ग्रामीण यहाँ पे जमा हुए हैं और इसी संबंध में चर्चा करने के लिए यहाँ पे आया है। ग्रामीणों का एक ही मांग है, भैया ज़मीन तो हम किसी भी हाल में नहीं देंगे, भले जान जाएगा, लेकिन हम ज़मीन नहीं देंगे। फिलहाल कागजी कार्रवाई में पहले हम एसडीएम और कलेक्टर को इस संज्ञान में लाएंगे कि आखिर है क्या मामला। पहला बैठक है
और यहाँ सबके सहमति से क्या रूपरेखा हम बना सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिर आगे की कार्रवाई क्या किया जा सकता है आपको अवगत किया जाएगा। कारली वाला कैंप करना सर 111 बटे हम लोग को ना यहाँ ला के बैठाने के लिए हो रहे हैं सर। हम लोग को यहाँ नहीं बैठाने चाह रहे हैं। किस लिए नहीं बैठाना चाह रहे हो? गाँव में कैंप आएगा तो सुरक्षा तो आप लोगों का करेगा। तो सर हम लोग का वहाँ देवी देवता भी है पहले से, मतलब हम लोग कोड़ो बोलते हैं, उसी से हम लोग पहले से मतलब जो मानते हैं उसमें पहले हम लोग मान के ना बाद में वो छोटा मोटा मतलब देवती मन को हम लोग मतलब मानते जाते हैं। तो अभी कैसे मालूम पड़ा आप लोगों को कि नया कैंप बैठने वाला है? लेटर आया ना सर, उसी लिए फिर हम लोग पूरा जनता को बिठा के मतलब एक बार चर्चा करेंगे बोल के बिठाएं। क्या लेटर आया है, कहाँ से है? कलेक्टर से मतलब द्वारा मतलब भेजा है, ऐसा है वहाँ पे थोड़ा पटवारी मैडम चिन्हांकित करके भेजे। मिशनार से 3 गांव से सर, गंजनार, मिशनार, रेंगानार से। अगर फिर भी प्रशासन यहाँ कैंप बिठाने की कोशिश करता है, जमीन चिन्हांकित करता है, तब आप फिर भी नहीं देना चाहिए। नहीं देना सर। पहले से बैठा हुआ है सर कैंप। नहीं तो किस तरह का विरोध करोगे आप लोग? सर जमीन नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाह रहे। विरोध करेंगे ना सर। रेंगानार का ये विवाद केवल एक गांव की कहानी नहीं है, ये उस बड़े प्रश्न की झलक है जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी और वन क्षेत्रों में बार बार उठते हैं। विकास की परिभाषा किसकी दृष्टि से तय होगी, सरकार की या उस जमीन पर रहने वाले लोगों की? एक और प्रशासन और सुरक्षा बल है जो नक्सलवाद को खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर ग्रामीण हैं जिनके लिए जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि जीवन, आस्था और पहचान का प्रतीक है। इस टकराव का समाधान शायद वहीं से शुरू होगा जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुनने को तैयार हों, बिना पूर्वाग्रह के, बिना दबाव के। फिलहाल रेंगानार के ग्रामीण अपनी जमीन बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं और प्रशासन के लिए ये एक परीक्षा है कि वह उस आवाज को कितनी संवेदनशीलता से सुन पाता है। इन दो चीज़ों को आप अगर जोड़ पा रहे हैं, वेणुगोपाल की गद्दारी और जमीन अधिग्रहण पर सीआरपीएफ का तैनाती, मुख्यालय बनाने की कवायद। सवाल है जब माओवादी नहीं है तो मुख्यालय क्यों है? अब मुख्यालय अगर बनाया जा रहा अगर है तो किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। दूसरी तरफ हम आते हैं इसी सवाल पर जो बात हो रही थी तेलंगाना में सोनी सोरी से। सोनी सोरी एक वह किरदार हैं जो कि सिखा रही हैं और उनके साथ जघन्यतम कृत्य इस शासक वर्ग ने किया था, इसकी कारिंदे पुलिस ने किया था। उस पर बहुत सारी रिपोर्टें हैं, आप उसको नेट पर देख कर पढ़ सकते हैं। अगर मौका मिलेगा तो उसको भी हम एक सिलसिलावार तरीके से वीडियो बना करके बताएंगे कि सोनी सोरी के साथ किस तरह घटनाएं को अंजाम दिया गया था, या उनके इंटरव्यू को दिखाएंगे आपको हम हूबहू। बहरहाल यहाँ पर जो हम चाह रहे हैं कहना वो कि इस गद्दारी पर और ज़मीन अधिग्रहण पर सोनी सोरी ने क्या कहा है। उस सभा को, जिस सभा को आयोजित किया गया था, राजू और कोशा 2 दादा थे जिनकी हत्या पुलिस ने किया था उस 22 तारीख को, 22 सितंबर। उस हत्या का में जिस तरीके से हुआ था, जिस पर कि उन्होंने राजू दादा की जो बेटे थे, परिजन थे, उन्होंने उनके सबको परीक्षण कराने की कोशिश किए थे, मांग किए थे और ये भी मांग किए थे कि इनकी कैसे हत्या की गई है इसकी पूरी जानकारी दिया जाए, दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। वहाँ के हाईकोर्ट ने आदेश नहीं दिया दोबारा, इसलिए करके जो है उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका। बहरहाल उनके सब अंतिम कर दिया गया है, जिसमें सैकड़ों लोग की मौजूदगी थी और उन्हीं की स्मृति में वो सभा का आयोजन था जिसमें सोनी सोरी ने हिंदी में बयान दिया है, भाषण दिया है, वो सुन लीजिए। 2026 में 31 मार्च को मतलब खत्म होगा ये नक्सलवाद, तो ऐसा कभी नहीं होगा और खत्म होगा ही नहीं। ये कागर युद्ध आता है, कभी सर्वजनों को चालू कर दे, इससे कागर युद्ध इसलिए खत्म नहीं होगा, मतलब नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक चीज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, थोड़ा सा है। अब इस तरह से करेंगे तो क्यों खत्म होगा? ये आदिवासी का ये हाल है। इस तरह से कीड़े मकड़े लगा के देंगे तो कैसे खत्म हो गए, देख लीजिए।
तो अमित शाह तो वहाँ बैठ के बोल रहे हैं ना कि मैं नक्सलवाद को खत्म करूंगा। नहीं हो सकता। जुल्म करना खत्म कर रहे। हमारे आदिवासी के अंदर में कीड़े डाल के क्यों दिया जाता है, उनको फर्जी एनकाउंटर क्यों किया जाता है, ये नहीं करनी चाहिए। और अभी जो हुआ है एनकाउंटर कोशा दादा को लेकर रामचंद्र रेड्डी का, ये भी फर्जी है। सीधा सीधा बातें आ रही है ना। 2 लोगों को इतने सारे पोस्ट जाके कैसे मार सकते हैं? कोई मुठभेड़ नहीं हुआ है, वो फर्जी है और अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसमें अगर कोर्ट से जांच की बात आ गई तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। और जो अभी जो सोनू दादा और रुपेश दादा ने जो कह रहे हैं कि सरेंडर को लेके, तो मेरा सवाल यह है आदिवासी के लिए क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्या सरकार सिर्फ माओवादी के दो लोगों के बीच में बात क्यों कर रहे हैं? सबसे ज्यादा नुकसान तो आदिवासी भोग रहे हैं। उनके भाई बहन सबको खत्म हो गया, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। आदिवासी के बारे में कोई सोच ही नहीं है, सरकार सोच ही नहीं रही है। ये गलत है ना कि जबकि सरेंडर कर रहे हैं तो आदिवासी को क्या सोनू दादा ने पूछा, रुपेश ने पूछा? क्या वहाँ जन अदालत लगाया गया था? वहाँ की जनता से पूछा गया था? वहाँ की जनता पार्टी को उतनी कंधे से कंधे मिला के साथ दी और पार्टी ने भी आदिवासी को उतने से कंधे मिला के साथ दी। वहाँ की लड़ाई कारपोरेट के खिलाफ था, जल जंगल जमीन को छीना जा रहा था, उसके खिलाफ की लड़ाई थी। लेकिन जब बातें अब आई तो सिर्फ 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, सरकार और बड़े बड़े लीडरों के बीच में। आदिवासी को क्यों छोड़ा जा रहा है? मेन तो आदिवासी का ही लड़ाई था, उनकी जल जंगल जमीन की लड़ाई था, उनको पीछा छोड़ दिया गया। तो ऐसा करने से क्या होगा? अमित शाह को सिर्फ आदिवासी को खत्म करना है और ये बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं होने। आदिवासी को खत्म करने से उनको कारपोरेट को वहाँ की पहाड़ियों को, बस्तर की पहाड़ियों को देना है और बड़े बड़े पूंजीपति वाले करेंगे। जिंदल जैसे, अडानी जैसे कई ऐसी कंपनी को आएंगे और इसीलिए ये कागजों की बात करते, सलवाजों की बात करते, सरेंडर का नीति को बता रहे। सरेंडर नीति में भी मैं आपसे शॉर्टकट में एक सवाल पूछ रही हूँ, इतने लोग को सरेंडर कर रहे हैं, नौकरी कहाँ से देंगे? मेरे को तो ये लगता है कि कल के दिन कंपनी वहाँ खुल जाएगी, इन्हीं लोगों को वहाँ पर नौकरी दे देंगे। यही सरेंडर लोग, जो लोग उसके जल जंगल जमीन के खिलाफ लड़ते थे, कल वो लोग कंपनी के साथ तैयार हो जाएंगे। फिर मेरे आदिवासी कहाँ जाएंगे? मेरे आदिवासी किसको आवाज देंगे? कैसे लड़ेंगे? ये गलत है। ये सरेंडर का नीति का जो बोल रहे हैं गलत इसलिए क्योंकि आदिवासी के लिए सरकार नहीं सोच रही है। बड़े बड़े माओवादी के जो कमरेड लोग हैं जो कर रहे सरेंडर, वो भी नहीं सोच रहे, अपना चीज सोच रहे, अपने लिए सोच रहे हैं। और एक बात बोलते हैं ना, तेलंगाना वाले क्या जानेंगे बस्तर के बारे में? कैसे नहीं जानेंगे बस्तर के बारे में? वहाँ बस्तर का क्या हालात है, कैसे यहाँ से कई लीडर, कई कमरेड वहाँ डिसाइड हो चुके हैं, सब पता। लेकिन इस लड़ाई में 3 की लड़ाई, सरकार, आदिवासी और नक्सलवाद। तो अब सरकार और नक्सल एक हो गए, लेकिन ये आदिवासी को पीछा छोड़ दे। असली लड़ाई आदिवासी की है। आदिवासी के जल जंगल जमीन को छीनने हम कभी नहीं देंगे। आपको लड़ेंगे, अब तो बंदूक रख के लड़ाई भी होगी, उतनी खतरनाक लड़ाई। हाँ लड़ेंगे, क्योंकि जब तक सरकार इन कॉर्पोरेट मतलब बड़ी बड़ी कंपनी को छीनना बंद ना करे, तो सरकार हल करे ना। कंपनी अब नहीं लगाएंगे, अडानी को नहीं देंगे, जिंदल को नहीं देंगे, आदिवासी का जमीन को नहीं छीनेंगे, कैंप को वापस ले जाएंगे, जितने फोर्स है उन सारे फोर्स को वापस ले जाए। ये कहा है कि अमित शाह? नहीं, कल एक ही वर्ड बोलते हैं, नक्सलवाद खत्म करें। अरे अमित शाह जी, आप ये भी तो बोलिए आदिवासी का जल जंगल छीनना बंद करेंगे। बस्तर में ऐसा कोई जल जंगल जमीन छीना नहीं जाएगा, बड़े बड़े कारपोरेट को नहीं दिया जाएगा, और वहाँ जितने कैंप लगाए थे, कितने फोर्स लगा, सब वापस करेंगे। इसलिए नक्सलवाद खत्म हो। ये तो बातें नहीं बोलते, वो भी बोले ना अमित शाह। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद चलता पता है कि आदिवासियों की समस्या या इस देश के लोगों की समस्या वह नहीं है जो कि वेणुगोपाल और इसका जो लठित हो गए हैं ये रुपेश, वो सुझा रहे हैं। असल में आदिवासियों की समस्या उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। और वेणुगोपाल और रुपेश जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम इस तरीके से आंदोलन चलाएंगे, इस तरह से लड़ेंगे, हथियार रखे हैं, लड़ना नहीं छोड़े हैं, तो उस लड़ना नहीं छोड़े हैं तो जवाब देना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ में ही जो अभी पुलिस मुख्यालय बनाने की बात चल रही है सीआरपीएफ के बटालियन का, तो वो किस लिए चल रही है? जमीन अधिग्रहण जो किया जाएगा वो किस लिए किया जाएगा? इसके विरोध में उनके पास जवान अगर बची हुई है तो उनको बोलना चाहिए कि हम इसका विरोध करेंगे, और कैसे करेंगे यह भी उनको बतलाना चाहिए। 300 लोगों को लेकर के जंगल से निकल करके चले गए हैं पुलिस के पास, तो इसके पास इस जो अभी आया है समस्या, इस पर वो क्या बयान रखते हैं ये महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि वो संभवतः नहीं कर सकते जैसा कि देखने में लग रहा है, क्योंकि वो असल में ऑलरेडी हैं पुलिस ऑब्जर्वेशन में। उसको हिरासत ही असल में है, लेकिन नाम बदल दिया गया है ऑब्जर्वेशन। सरेंडर को
पुनर्वास, गद्दार को विभीषण और ये जो हिरासत है नज़रबंदी, इसको ऑब्जर्वेशन। तो ये सब चीज़ें चल रही है। और इन तमाम चीज़ों के बीच जो एक महत्वपूर्ण चीज़ हुई है वो ये हुई है कि पूरी दुनिया की जो क्रांतिकारी जनता है और जो हाँ कहीं माओवादी लड़ाके हैं या फिर उसके जो समर्थक हैं या उसके विचारक हैं, वे तमाम लोग भारत में घटी इस घटना पर बहुत ही गंभीर नज़र से देख रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको किस तरीके से इस पर बाकायदा एक डिबेट चल रही है, सेमिनार हुआ है बांग्लादेश में, और वहाँ पर क्या लोगों ने बताया है वो आपने सुना। हालांकि उसका भाषा बांग्ला था, तो उसका अनुवाद मैंने अभी नहीं कर पाया, करूँगा, मैं उसको अपलोड करूँगा उसको भी। लेकिन ये तमाम चीज़ें के बीच में एक चीज़ सच है कि लड़ाई जारी है और अभी भी मुठभेड़ चल रहे हैं। और माड़ क्षेत्र, जिस क्षेत्र में कि बाकायदा माओवाद को समाप्त करने की घोषणा वेणुगोपाल ने किया था और रुपेश ने भी किया था कि अभी क्षेत्र में कोई माओवादी नहीं बचे हैं, उन क्षेत्रों में माओवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ चल रही है, जिसमें कि 3 माओवादी मारे गए हैं। और हालांकि चीज़ों को देखकर लगता है कि ये मुठभेड़ नहीं, फर्जी मुठभेड़ है, क्योंकि रुक रुक के फायरिंग का जो कहानी कहा गया है, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि रुक रुक के जब मुठभेड़ की बात आती है तो मतलब फर्जी मुठभेड़ चलती है। वहाँ पर आम लोगों को पकड़ करके गोली मारा जाता है निशानदेही के आधार पर। और निशानदेही कौन कर रहा है ये आपको अच्छी तरह पता है, रुपेश और वेणुगोपाल सरकार के पास बैठे हुए हैं और वह वहाँ से उनको सूचनाएं देते हैं और पुलिस उस तरह से एक्शन करती है। लेकिन पार्टी की जो बड़ी पार्टी जो है CPI माओवादी आज भी डटी हुई है, आज भी खड़ी है और वो अपने नारे बुलंद कर रही है, संघर्ष के राह पर चल रही है। ये आज की हकीकत है। और इसके महासचिव देव जी हैं, जिनको कि मानने से न रुपेश भी इनकार किया, इनको मानने से वेणुगोपाल ने भी इनकार किया। साफ जाहिर है ये जो है गद्दारी के कूड़ेदान में फेंक दिए गए वो तत्व हैं, नमूने हैं, जिसका नाम आज वेणुगोपाल है, जिसका नाम आज रुपेश है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।